अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जिस लैब डेमोन्स्ट्रेशन को देखेंगे उसका टाइटल है हाउ टू डिटरमिन द क्रीज रिकवरी एंगल ऑफ गिवन सैंपल ऑफ फैब्रिक। तो हमारे पास इस एक्टिविटी में जो फैब्रिक का पीस होगा उसकी क्रीज रिकवरी एंगल बोथ वार्प और वेफ्ट डायरेक्शन दोनों में हम चेक करेंगे। इसके लिए जो ISO स्टैंडर्ड फॉलो होता है उसका नंबर है 2313। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रीज़ होती क्या है। क्रीज़ इज़ बेसिकली अ फोल्ड इन द फैब्रिक, यानी फैब्रिक अगर किसी पोजीशन पे फोल्ड हो जाए और इतनी सीवियर तरीके से फोल्ड हो कि वो वापस रिकवर ना करे तो इसको क्रीज़ कहते हैं। और ये होता क्यों है कि फोल्डिंग वाले एरिया में जो फाइबर्स होते हैं उनके ऊपर जो स्ट्रेच पड़ती है वो उनकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से फाइबर अपनी पहले वाली पोजीशन पे रिकवर नहीं कर पाते, तो इस वजह से क्रीज़ फॉर्मेशन होती है। तो चूँकि जहाँ पे फैब्रिक फोल्ड होता है वहाँ पे फाइबर्स की बेंडिंग हो रही होती है, और जब बेंडिंग होती है फाइबर की तो एक साइड पे स्ट्रेच होती है, दूसरी साइड पे कंप्रेशन होती है, फ्लेक्सिंग और टॉर्शनल स्ट्रेसेस भी फाइबर्स के ऊपर लग रही होती हैं, क्योंकि फाइबर्स जो हैं वो यान के अंदर होते हैं और यान के अंदर फाइबर ट्विस्टेड होते हैं। तो ट्विस्टेड यान के ऊपर अगर आप स्ट्रेच भी अप्लाई करें तो फाइबर अपने ट्विस्ट की वजह से उनके ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस भी लगती हैं, टॉर्शनल फोर्सेस भी लगती हैं, उनकी फ्लेक्सिंग भी हो रही होती है। तो ये इन सारी फोर्सेस का कंबाइंड रिजल्ट होता है। तो क्रीज रेजिस्टेंस फिर फैब्रिक की ये है कि कोई फैब्रिक कितना आसानी से क्रीज फॉर्मेशन करता है या कितनी मुश्किल से करता है। अगर जो कॉटन वगैरह के फैब्रिक्स होते हैं उनकी क्रीज रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, वो बड़ा इजीली क्रीज फॉर्मेशन करते हैं, जबकि जो पॉलिएस्टर वगैरह के फैब्रिक्स होते हैं उनकी क्रीज रेजिस्टेंस कॉटन के फैब्रिक से बेहतर होती है। जो क्रीज रिकवरी है फिर हम मेजर कैसे करते हैं। तो क्रीज रिकवरी होती है एबिलिटी ऑफ अ फैब्रिक टू रिकवर फ्रॉम क्रीजेस आफ्टर बीइंग क्रीज। इट इज़ डिटरमिन्ड बाय क्रीज रिकवरी एंगल। तो क्रीज रिकवरी एंगल से हम इसको मेजर करते हैं, और एबिलिटी ऑफ अ फैब्रिक टू रिकवर फ्रॉम क्रीज इज़ नोन एज क्रीज रिकवरी। अब ये जो क्रीज रिकवरी एंगल है, चूँकि जिस जगह पे क्रीज फॉर्मेशन होती है वहाँ पे एक फोल्ड होता है और उसके दोनों तरफ जो फैब्रिक है वो फोल्डेड फॉर्म में होता है। तो फोल्डिंग फॉर्म में आने के बाद अगर तो वो दोनों साइड पे जो एंगल बना है वो अगर ज़ीरो रहे, यानी बिल्कुल दोनों साइड के फैब्रिक एक दूसरे से के साथ अटैच रहें, तो दैट मीन्स कि जो क्रीज रिकवरी है वो ज़ीरो है, फैब्रिक ने क्रीज फॉर्मेशन के बाद क्रीज को रिकवर नहीं किया। लेकिन अगर दोनों साइड्स में जो एंगल है वो 180 डिग्री हो जाए तो दैट मीन्स के दोनों साइड के जो फैब्रिक हैं उन्होंने फोल्ड को फुली रिकवर कर लिया है, तो क्रीज रिकवरी फुल होगी। अब क्रीज रिकवरी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये फाइबर प्रॉपर्टीज़ पे भी डिपेंड करती है, यान के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है, फैब्रिक का स्ट्रक्चर भी इसमें काउंट करता है, और फिर जो फैब्रिक होता है उसके ऊपर एंड पे जाके कोई क्रीज रेजिस्टेंस फिनिश वगैरह या ट्रीटमेंट उसकी की गई हो तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इन सारे फैक्टर्स की डिस्कशन तो इस वीडियो में हम नहीं करेंगे, तो लेकिन इन सारे फैक्टर्स के ऊपर फैब्रिक की क्रीज रिकवरी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। तो अब इसका प्रोसीजर क्या है। इसके लिए क्रीज रिकवरी टेस्टर इस्तेमाल होता है, जिसकी यहाँ पे हम इमेज दे रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। तो इसका प्रोसेस कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले जो हमारे पास सैंपल होता है उसमें वार्प और वेफ्ट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करके दोनों डायरेक्शन से हम सैंपल कट कर लेते हैं। और जितने टेक्सटाइल टेस्टिंग में जितने नंबर ऑफ़ सैंपल हो हमारे पास उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि रिज़ल्ट में वेरिएशन बाज़ दफ़ा ज़्यादा आती है टेक्सटाइल के सैंपल्स में। तो दोनों डायरेक्शन से 10 सैंपल्स हम कट कर लेते हैं। तो सैंपल की जो डायमेंशन है वो 4.5 बाई 1.5 सेंटीमीटर होती है, और ये लैब के अंदर टेम्पलेट वगैरह पड़े होते हैं उनसे काट लिया जाता है। अब इस सैंपल को हाफ करके दोनों तरफ से उसको फोल्ड किया जाता है ताकि इसके ऊपर क्रीजेस वगैरह पड़ सकें। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वेट अप्लाई कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे 500 ग्राम हो गया, या फिर 1 kg या 2 kg का वेट, जैसे यहाँ पे ये 2 kg का वेट नज़र आ रहा है। तो ये मुख्तलिफ वेट हैं जो कि हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सैंपल के ऊपर रखते हैं, और जो सैंपल है उसको ये जो स्लाइड्स हमें नज़र आ रही हैं ग्लास स्लाइड्स, इनके दरमियान फोल्ड करके रखते हैं और फिर उसके ऊपर ये वेट रख देते हैं ताकि इस वेट की वजह से जो फोल्डेड फैब्रिक है उसमें क्रीज आ जाए। अब क्रीज फॉर्मेशन के बाद एक पर्टिकुलर टाइम तक जब हम वेट रखते हैं और वेट रिमूव करते हैं तो उसके बाद फैब्रिक में क्रीज जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब उसके बाद हम फैब्रिक का क्रीज रिकवरी का एंगल मेजर करने के लिए
एक पर्टिकुलर टाइम फैब्रिक को अलाउ करते हैं कि वो अपनी क्रीज रिकवर कर ले। उसके बाद उस पर्टिकुलर टाइम के बाद क्रीज रिकवरी का जो टाइम है उसको देने के बाद जो एंगल होता है वो इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम डिटरमिन कर लेते हैं। अब हम वीडियो में इसको देखते हैं कि ये वाला जो प्रोसीजर है वो हम लैब के अंदर परफॉर्म कैसे करते हैं। तो ये एक वीडियो है जिसमें ये हमारे पास क्रीज रिकवरी टेस्टर है। और ये हमारे पास पड़ा हुआ है, ये क्रीज रिकवरी टेस्टर है। ये हमारे पास फैब्रिक का सैंपल है जो हमने कट किया हुआ है। ये 2x1 इंच का सैंपल है। ये 4x1 का या 2x1 का है। ये इसको फोल्ड करने के बाद हम ये दोनों ग्लास स्लाइड्स में इसको रख देंगे और इसके ऊपर ये सारा वज़न एक डिफाइंड टाइम के लिए रख देंगे। अब ये स्टॉप वॉच है हमारे पास जो ऑन कर ली है, और 60 सेकंड जब हो जाएंगे तो फिर फैब्रिक को ट्वीज़र के ज़रिए से उठा लेंगे और इसको एक पर्टिकुलर टाइम देंगे ताकि ये जो फोल्ड पड़ा है, ये फोल्ड पड़ गया यहाँ पे, तो ये जो फोल्डेड रीजन है इसको एक पर्टिकुलर टाइम देंगे कि उसमें ये अपने आप अपना जो फोल्ड है, जो क्रीज़ है, ये रिकवर कर ले। और फिर यहाँ पे हम स्टॉप वॉच के ज़रिए से फिर अगर मल्टीपल सैंपल्स करने हो तो प्रोसीजर सेम रखने के लिए ये हम स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये 60 सेकंड का टाइम देने के बाद 60 सेकंड के अंदर जितना फैब्रिक ने अपने आप को रिकवर किया वो यहाँ पे हम डायल से पढ़ लेते हैं। ये देखें अभी डायल को ये जो टेस्टर है इसका डायल को इस तरीके से एडजस्ट किया है कि जो फैब्रिक के का रिकवर्ड पोर्शन है उसको हमने ये जो नीडल है टेस्टर की इसके अलॉन्ग हमने अलाइन कर देना है। तो ये इस अलाइनमेंट के बाद ये जो डायल है इसके ऊपर फैब्रिक का एंगल है, तो हमने ये एंगल यहाँ से पढ़ लेना है कि कितना एंगल इसने रिकवर किया है। अगर ये बिल्कुल सीधा हो जाता, यहाँ पे ये सारे का सारा 180 डिग्री के ऊपर अपना रिकवर कर लेता तो इसकी फुल रिकवरी हो जाती। लेकिन अभी इसकी जो रिकवरी है वो हम देख रहे हैं कि वो कुछ इसने रिकवर की है और कुछ रिकवर क्रीज़ को नहीं किया। तो इस तरीके से हम इसको अलाइन करने के बाद यहाँ से डायल के ऊपर जो इसका एंगल है वो एंगल यहाँ पे पढ़ लेते हैं, नोट कर लेते हैं उसको, और जितने भी हमारे पास वार्प और वेफ्ट डायरेक्शन में सैंपल हों उन सारे सैंपल्स को इस तरीके से बारी बारी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो हमारी लैब इंजीनियर ने टेस्टिंग के बाद ये रिज़ल्ट कंपाइल किए हैं कि फैब्रिक्स जो का सैंपल लेके उसके वार्प वाइज और वेफ्ट वाइज, ये दोनों वार्प लिखा हुआ इनमें से एक वार्प है और एक वेफ्ट है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो वार्प वाइज और वेफ्ट वाइज जो है वो अलग-अलग इसका मेजर किया है। तो हम देख सकते हैं कि वार्प के अलॉन्ग रिकवरी ज़्यादा है क्योंकि वार्प का जो सेट है वो उसके ऊपर वीविंग के दौरान टेंशन्स ज़्यादा होती हैं, और जो वेफ्ट है उसकी रिकवरी कम है। तो इस तरीके से हम फैब्रिक की वार्प और वेफ्ट दोनों डायरेक्शंस में क्रीज़ रिकवरी एंगल लैब के अंदर मेजर कर सकते हैं। और अगर किसी किस्म की क्रीज़ रेजिस्टेंट ट्रीटमेंट की गई है तो अनट्रीटेड और ट्रीटेड फैब्रिक सैंपल्स को टेस्ट करने के बाद दोनों में क्रीज़ रिकवरी एंगल कितना इम्प्रूव हुआ है ट्रीटमेंट के बाद उसको आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।